नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। हाल में हमने देखा महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी को लेकर कुछ बहस हुई। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जैसे भोजपुरी है या राजस्थानी, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी काफी समय से चल रही है। जी हाँ, ये मांगें उठती रहती हैं। तो ये सब देखकर लगता है कि भाई संविधान में भाषाओं को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या प्रावधान है, ये समझना थोड़ा जरूरी हो गया है। बिल्कुल सही। और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इसी चीज को समझने में मदद करता है। मतलब संविधान में भाषाओं की क्या स्थिति है, खासकर ये 8वीं अनुसूची क्या है और इससे जुड़े जो अनुच्छेद हैं उन पर थोड़ी स्पष्टता लाना जरूरी है। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि संविधान क्या कहता है उसे साफ तौर पर समझें, और कुछ जो आम धारणाएं हैं जैसे हिंदी को लेकर जो बात होती है, हाँ, राष्ट्रभाषा वाली बात। हाँ, कि वो राष्ट्रभाषा है या नहीं, उस पर भी थोड़ी स्पष्टता है। तो 8वीं अनुसूची से ही शुरू करते हैं। ये है क्या असल में, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, और स्रोतों में नेपाली का जिक्र था, वो कैसे शामिल हुई इसमें? देखिए, 8वीं अनुसूची मूल रूप से भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं उनको एक तरह से संवैधानिक मान्यता देती है। इसका मकसद है देश की भाषाई विविधता को सम्मान देना, उसे सहेजना। अच्छा, और अभी फिलहाल इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। 22, ओके। हाँ, और जहां तक नेपाली की बात है तो उसे 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके जरिए कोंकणी और मणिपुरी के साथ जुड़ा गया था। अच्छा, तो 1992 में। ठीक है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हो गई। लेकिन एक बात जो अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? क्योंकि ये सुनने में बहुत आता है। हाँ, ये शायद सबसे आम गलतफहमी है हमारे यहाँ। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 343 वो बहुत साफ कहता है, वो हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित करता है। अच्छा, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई शब्द या दर्जा संविधान में हिंदी को या किसी और भाषा को नहीं दिया गया है। भारत की कोई घोषित राष्ट्रभाषा है ही नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। राजभाषा का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा, संसद की भाषा, केंद्र और राज्यों के बीच संवाद की भाषा। ओके। राष्ट्रभाषा का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादातर एक सांस्कृतिक, एक भावनात्मक पहचान से जुड़ा होता है। संविधान बनाने वालों ने भारत की जो इतनी जबरदस्त भाषाई विविधता है उसको देखते हुए ये तय किया कि किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना दिया जाए, ताकि सबको बराबर महसूस हो। हाँ, ताकि सबको ये ना लगे कि उनकी भाषा कमतर है। हाँ, ये सिर्फ कोई तकनीकी अंतर नहीं है, ये भारत की विविधता को सहेजने का एक सोचा समझा संवैधानिक कदम था। समझ गया। तो ये राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा की बात तो साफ हुई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो स्कूलों से जुड़ा था। स्रोत में महाराष्ट्र विवाद का जिक्र था और मातृभाषा में शिक्षा की बात भी थी। संविधान इस बारे में क्या कहता है, खासकर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर? हाँ, इसके लिए हमें अनुच्छेद 350A देखना होगा। ये अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा है। ओके। ये कहता है कि हर राज्य और जो भी स्थानीय अथॉरिटी है उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह है उनके बच्चों को प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा उनकी अपनी मातृभाषा में ही दी जाए। अच्छा, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर जोर देता है कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, सुनिश्चित करेगा लिखा है, बाध्य कर सकता है नहीं। तो ये राज्यों को प्रोत्साहित करता है, एक तरह से निर्देश देता है। और शायद नई शिक्षा नीति भी इसी लाइन पर बात करती है। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी बात पर जोर देती है कि जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक और बेहतर हो कि कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। ये इसी अनुच्छेद 350A की भावना के अनुरूप है। ये तो हुई बच्चों की शुरुआती पढ़ाई की बात, जो बहुत जरूरी है। लेकिन हम फिर से 8वीं अनुसूची पर लौटते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की, भोजपुरी या राजस्थानी जैसी भाषाएं हैं जिनकी बड़ी आबादी है, वो इसमें शामिल होने की मांग कर रही हैं। तो क्या ये लिस्ट बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है और बढ़ी भी है। ये कोई बंद लिस्ट नहीं है। अच्छा। समय समय पर इसमें भाषाएं जोड़ी गई हैं।
स्रोत हमें याद दिलाता है कि आखिरी बार 2003 में संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन। उसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, सरकार के पास मांगे आती हैं, फिर वो विभिन्न मानदंडों के आधार पर विचार करती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो ये कि 8वीं अनुसूची में फिलहाल 22 भाषाएं हैं। सही। दूसरा, और शायद सबसे अहम, कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। बिल्कुल, ये अंतर स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरा, अनुच्छेद 350A भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की बात करता है, जिसे राज्य को सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। एकदम सही। और इसे अगर हम थोड़ा और बड़े कैनवस पे देखें तो भाषा सिर्फ बोलने चालने का माध्यम नहीं है, वो हमारी पहचान से, हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। हाँ, ये तो है। तो संविधान एक तरह से भारत की इस जटिल भाषाई तस्वीर और राष्ट्रीय एकता के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश करता है, और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए और खासकर जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त यानी कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इस पद का भी प्रावधान है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जी, इनका काम ही यही देखना है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को जो संवैधानिक संरक्षण मिले हैं वो उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं। वाकई संविधान ने भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे को कितनी बारीकी से और कितनी व्यापकता से साधा है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जैसे जैसे भारत की भाषाई विविधता और मुखर हो रही है, नई नई भाषाएं अपनी पहचान और मान्यता के लिए आगे आ रही हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रही हैं, तो भविष्य में इस 8वीं अनुसूची का स्वरूप कैसा हो सकता है? और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये कि किन ठोस मानदंडों या क्राइटेरिया के आधार पर नई भाषाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, इस पर विचार करना जरूरी होगा।